गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, महाजनपद काल। अब तक हमने पढ़ा कि वैदिक काल में लोग धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर बढ़े। क्या बढ़े? धीरे धीरे स्थायी जीवन की ओर बढ़े। आज हम समझेंगे कि राज्य व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। अब भारत में पहली बार बड़े बड़े राज्य कैसे बने, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम पहले चैप्टर की बात करें तो पहले हमने ये देखा कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था। कृषि बढ़ी, लोहे के औजार आए, जनसंख्या बढ़ी। जब लोग एक ही जगह बसने लगे तो छोटे छोटे जन बने, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनपद। और जब वही जनपद शक्तिशाली हो गए तो उन्हें हमने कहा महाजनपद। वही क्या कहलाए? महाजनपद। अब हम देखते हैं कि महाजनपद है क्या। महाजनपद की परिभाषा देखते हैं कि क्या है। जब जनपद आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हुए तो वे महाजनपद कहलाए। जब ये सारे जन जो छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, जो छोटे छोटे समूह जो थे, वो क्या हुए? वो बड़े शक्तिशाली आर्थिक और राजनीतिक रूप में मजबूत हुए तो वही जब लोग एक ही जगह बसने लगे तो छोटे छोटे जन बने, जिन्हें हम जनपद कहते हैं। और जब वही जनपद शक्तिशाली हो गए तो वो महाजनपद कहलाए। क्या कहलाए? वो महाजनपद। अब हम महाजनपद की डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। जब जनपद आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से मजबूत हुआ तो वही क्या बन गया? महाजनपद कहलाए। वही महाजनपद कहलाए। अब महाजनपद का अर्थ देखते हैं कि मतलब क्या होता है। जन जन का मतलब क्या होता है? लोग या फिर कबीला। जन का मतलब लोग या कबीला। पद का मतलब स्थायी क्षेत्र, यानी कि महाजनपद कैसे क्या बन गया? बड़ा संगठित राज्य या फिर क्षेत्र। बड़ा संगठित राज्य या फिर क्षेत्र। यह भारत में इतिहास में पहला चरण था। ये महाजनपद जानते हैं ना, 16 महाजनपद थे। ये भारत में क्या था? इतिहास में पहला चरण था, जहां राज्य, राजधानी, सेना और कर व्यवस्था साफ दिखाई देती थी। यहाँ पर क्या हो गया था? जब ये महाजनपद आए तो हमें राज्य, राजधानी, सेना और कर व्यवस्था साफ दिखाई देने लगी थी। अब यहाँ पर कितने आए? 16 महाजनपद। कितने कितने महाजनपद उभर कर आए? 16 महाजनपद। लेकिन अब ये हमें कहाँ से देखने को मिले महाजनपद? बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय थे, निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म में जो अंगुत्तर निकाय था उसमें हमें 16 महाजनपद देखने को मिले हैं। सभी नाम याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मगध, कौशल, वत्स, अवंती, वज्जी। मतलब ये जो 4-5 जो है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 4-5 जो है ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। और इनमें से मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। ठीक है। क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। इसीलिए हमें किसी भी क्वेश्चन को ये देखना है कि आप किस तरह से लिख रहे हो उसे। ये नहीं कि इतना सारा लिखना है, 2 पेजों में लिखना है, 4 पेजों में लिखना है। नहीं, आप अगर उसे शॉर्ट में भी लिखते हो, लेकिन एकदम फैक्ट लिखते हो, तो उसके मार्क्स आपको मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, बल्कि जबकि क्वांटिटी नहीं। ठीक है। तो अब हम इसके शासन प्रणाली की बात करते हैं। अब सवाल आता है, इन राज्यों में शासन कैसे होता था? ठीक है। अब सवाल क्या आता है कि इन राज्यों में शासन कैसे होता था? 2 तरह की शासन व्यवस्था थी। कैसी थी? 2 तरह की। एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र क्या होता था? जहाँ राजा सर्वोच्च होता था। क्या होता था? राजा सर्वोच्च होता था। सत्ता जो होती थी वो वंशानुगत होती थी। क्या होती थी? सत्ता वंशानुगत होती थी। वो इसका एग्जाम्पल में जो कि मगध में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? मगध में। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गणतंत्र की। दूसरा है हमारा गणराज्य। गणराज्य यानी गणों से बना हुआ
संघ, गणराज्य। यहाँ क्या होता था, यहाँ राजा नहीं होता था, यहाँ निर्णय कौन लेता था, यहाँ निर्णय सभा द्वारा लिए जाते थे। यहाँ निर्णय किसके द्वारा लिए जाते थे, सभा के द्वारा लिए जाते थे। इसमें एग्जाम्पल जो आ जाएगा वो आपको देखने को मिलता है वज्जी संघ में। कहाँ मिलता है देखने को, वज्जी संघ में, ठीक है। यही गणराज्य व्यवस्था आधुनिक लोकतंत्र में की शुरुआती झलक है। यही गणराज्य व्यवस्था क्या थी, आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआती झलक थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मगध का उत्थान, यानी मगध का उदय कैसे हुआ, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मगध शक्तिशाली राज्य कैसे बना, ठीक है। मगध शक्तिशाली राज्य कैसे बना। मगध जो था, इसके जो थे 4 कारण थे। कितने कारण थे इसके, 4 कारण। पहला था गंगा का उपजाऊ मैदान। गंगा का उपजाऊ मैदान, जाहिर सी बात है, जहाँ जो है मैदान उपजाऊ होगी, जहाँ की गंगा ही उपजाऊ होगी, वहाँ तो कृषि होनी ही होनी है। तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में कृषि होती थी। क्या होती थी मगध में, सबसे ज्यादा अधिक अच्छी भरपूर मात्रा में कृषि होती थी। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कारण था, वो था लोहे की उपलब्धता, यानी कि वहां पर मगध में लोहे की उपलब्धता देखने को अधिक मिली है। जैसे कि वहां पे बहुत हथियार औजार इनका ज्यादा प्रयोग किया गया, इनके जो साधन थे वो हमें देखने को ज्यादा मिले हैं। तीसरा था नदियाँ जैसे कि गंगा, सोन नदी, इनसे क्या होता था, व्यापार जो है वो बहुत ही आसानी तरीके से किया जाता था, आसान तरीके से किया जाता था। व्यापार करने में ज़्यादा ही सुविधा देखने को मिली है। चौथा कारण है शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक का होना। वो शक्तिशाली शासक कौन था, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, 2 शक्तिशाली राजा उभर कर आए थे, शासक उभर कर आए थे, जिसके कारण एक कारण ये भी मगध को प्रसार का एक कारण शक्तिशाली शासक का होना भी था। इन कारणों से जो है मगध धीरे धीरे मजबूत राज्य बन गया। इन्हीं कारणों से मगध क्या है, एक शक्तिशाली राज्य उभर कर सामने आया, ठीक है। फिर यही मगध जो है वो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बना। यही मगध क्या हुआ, आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव बना। अब इसके हम आर्थिक और सामाजिक जीवन की बात, इस काल में क्या हुआ, कृषि मुख्य व्यवसाय बनी। इस काल में कृषि क्या बनी, मुख्य व्यवसाय बनी। शिल्प और व्यापार बढ़ा। पंचमार्क सिक्के प्रचलन में आए। पंचमार्क सिक्के जानते हैं क्या होते हैं, मोहरे लगाना सिक्कों पर, छपाई करना, ठीक है, ठोक करके सिक्के पर, जैसे 5 तरह के, जैसे कि बैल, सूर्य, इन सब के चित्र जो है वो सिक्कों पर छापे जाते थे, ठोके जाते थे, उन्हीं की मोहरे चलती थी उस टाइम पे। नगरों का विकास हुआ, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाता है, इस काल में आर्थिक स्थिति में आ जाता है। सामाजिक जीवन जो था, उस समाज में वन व्यवस्था मजबूत हुई और व्यापारियों का महत्व बढ़ा। क्या हुआ, वन व्यवस्था मजबूत हुई और व्यापारियों का महत्व बढ़ा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम धार्मिक जीवन की बात करेंगे, धार्मिक स्थिति की बात करेंगे कि उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। ब्राह्मण धर्म में यज्ञ और कर्मकांड बढ़ने लगे। क्या होने लगे, यज्ञ और धर्म का कर्मकांड बढ़ने लगे। इससे क्या हुए, सामान्य लोग जो थे वो असंतुष्ट हुए। क्या हुए, सामान्य लोग असंतुष्ट हुए। भाई सीधी सी बात है, जितने यज्ञ कर्मकांड हर किसी को पसंद नहीं होते ना। तो उस समय की जो लोग थे, जो समाज था, वो असंतोष होने लगा। और इसी असंतोष से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। क्या हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का महाजनपद काल, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो बच्चों, महाजनपद काल वह समय था जहां से भारत में राज्य व्यवस्था, नगरीकरण, साम्राज्य निर्माण की शुरुआत हुई, ठीक है। जहां से राज्य व्यवस्था, नगरीकरण, साम्राज्य निर्माण की शुरुआत हुई, ठीक है। तो चलो बच्चों, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछिएगा। हिस्ट्री याद करने का नहीं, हिस्ट्री। अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं।
तो बच्चों, महाजनपद काल वह समय था जहाँ से भारत में राज्य व्यवस्था, नगरीकरण, साम्राज्य निर्माण की शुरुआत हुई। ठीक है, जहाँ से राज्य व्यवस्था, नगरीकरण, साम्राज्य निर्माण की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अगर चलो बच्चों, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछिएगा। हिस्ट्री याद करने का नहीं, हिस्ट्री समझने का विषय है। ओके, बाय बाय।